हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा एबी नर्सिंग एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार टॉपिक फंडामेंटल नर्सिंग का। जो हेडिंग देख के आपको पता चल गया होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा भी लिखेंगे, आप नोट कीजिए आपका नोटबुक में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज एक शानदार टॉपिक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज पहले देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली तो आपको पता है, आप तो क्लिनिकल ड्यूटी में आप बहुत ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए होंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ना, ब्लड जो ब्लड का प्रोडक्ट है, एक्सेप्ट ब्लड प्रोडक्ट अदर जो ब्लड का कंपोनेंट होता है, ब्लड कंपोनेंट के बाद ब्लड सेल जो होता है, ब्लड सेल के बाद अदर जो कंपोनेंट होता है जो हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, कि जो देते हैं कुछ पेशेंट को। कुछ हो गया कि पेशेंट इंजरी हो गया, जो उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका बहुत ही ब्लड लॉस हो गया, तो उसको भी हम दे सकते हैं। कुछ भी इसका सर्जरी हो गया, सर्जरी होने से क्या होता है, हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ऐसे ही केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते होगे जो क्लिनिकल ड्यूटी करते होगे। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या डेफिनेशन में लिखेंगे क्या, इट इज ए प्रोसेस in which transfuse the blood cell and other product except blood cell is a process in which transfuse the blood cell and other product except blood cell to the patient. That's called BT। BT शॉर्टकट में है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। वो क्या हो गया ना, डेफिनेशन क्या है ना, इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच ट्रांसफ्यूज करते हैं क्या ब्लड सेल में क्या होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हो गया। और उसके बाद क्या होगा ना, प्लाज्मा हो गया, कोलोइड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। उसको ट्रांसफ्यूज करने से प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको जो हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डेफिनेशन। उसका इंडिकेशन क्या, कौन सा केस में यूज करेंगे। इंडिकेशन में क्या आएगा, इंडिकेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब इसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, और क्या हो गया ना, किसी का सर्जरी होने वाला है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लग सकता है, बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी भी हो सकते हैं। और क्या हो गया ना, जिसका ब्लड सेल थोड़ा क्या आरबीसी एनीमिया पेशेंट में जो हो गया, तो आरबीसी उसका डिक्रीज होता है। कि जो डेंगू पेशेंट हो गया, उसका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट डिक्रीज होता है, वो स्पेसिफिक होता है, तो उसे स्पेसिफिक ट्रांसफ्यूजन, इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। तो ये भी हो गया स्पेसिफिक डिजीज के लिए, ये हो गया इंडिकेशन। ऐसे भी बहुत सारा उसका इंडिकेशन है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, हम बीट बाय बीट पढ़ेंगे क्या क्या कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट में कौन सा इंडिकेशन है, कौन सा ये में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसका कंपोनेंट क्या क्या देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंपोनेंट में क्या हो गया ना, कंपोनेंट में हो गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और क्या हो गया डब्ल्यूबीसी, और क्या हो गया प्लेटलेट, और क्या हो गया उसके बाद ब्लड सेल के बाद उसके बाद क्या हो गया प्लाज्मा। ये हो गया बेसिक मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये सब कंपोनेंट हम दे सकते हैं। ये हो गया कंपोनेंट। उसके बाद हम बीट बाय बीट आरबीसी स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे सबको एक एक। पहले पढ़ेंगे आरबीसी। तो पहले आरबीसी में आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है हम वो जानेंगे। आरबीसी का पहले हम लिख देते हैं, आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है ना, 4.5 से 5.5 mm/क्यूबिक उसका नॉर्मल वैल्यू। और उसका लाइफ स्पैन कितना है, नॉर्मल एडल्ट में कितना है ना, नॉर्मल एडल्ट का लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज।
उसके बाद क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये हो गया नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान। और उसके बाद क्या है, आरबीसी के बारे में नॉर्मल चीज जानेंगे। नॉर्मल आरबीसी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल हमारा कितना होता है, आरबीसी पहले जानेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जानेंगे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है ना, 12 से 16 होता है। ये 14 से 16 भी लिख सकते हो, mm/Hg। 14 से 16 हो सकते हैं। और क्या होता है, हेमाटोक्रिट लेवल। हेमाटोक्रिट लेवल कितना हो सकता है, हेमाटोक्रिट लेवल कितना है ना, एवरेज हम देखते हैं कि 45% रखते हैं। ये हो गया एवरेज। नॉर्मल कंडीशन आपको पता चल गया। फिर हम पता चल जाएगा कि कौन सा पेशेंट में हम लगाएंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा हम बाद में पढ़ेंगे। ये अगर नॉर्मल वैल्यू के नोट कर लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा केस में लगेगा। क्या होगा ना, कुछ आरबीसी कौन सा पेशेंट में लगेगा, जो एनीमिक पेशेंट हो गया, कुछ एनीमिया कंडीशन हो गया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस बहुत, ब्लड डिक्रीज हो गया, तो एनीमिया को कैसे में हम लगा सकते हैं, क्या आरबीसी इन्फ्यूजन करते हैं। तो 1 यूनिट आरबीसी, 1 यूनिट आरबीसी में कितना एमएल ब्लड रहता है ना, 250 ml ब्लड रहता है। तो 1 यूनिट आरबीसी में 250 ml रहता है ब्लड। और कौन कितना हमारा हीमोग्लोबिन डिक्रीज होने में हम यूज करते हैं आरबीसी, तो हमारा जब 12 नहीं, ये तो 8 mg/dl से डिक्रीज होने से हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। 8 mg/dl से हमारा ब्लड क्या हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो गया, हम क्या करेंगे ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाएंगे। ये हो गया उसका इंडिकेशन। ये साइड में लिख लीजिए हमारा नोटबुक में। फिर क्या गया, 1 यूनिट आरबीसी कितना है, 250 ml हो गया। इसका प्रिजर्व करने का क्या क्या यूज करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, फिर उसको देखेंगे। प्रिजर्वेटिव करने के लिए 1 यूनिट आरबीसी में क्या क्या यूज होता है, हम देख लिया 250 ml देख लिया पूरा उसका फुल कंपोनेंट। उसमें क्या होता है ना, 200 ml क्या होता है, सेल होता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए 49.5 ml क्या होता है ना, यूज होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के लिए मैंने ब्लड को स्टोरेज करने के लिए बहुत दिन के लिए, इसलिए हम यूज करते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में क्या होता है ना, सीपीडी यूज होता है। सीपीडीए के और ये सीपीडीए और ये है सागम, ऐसे जी। तो सीपीडी हो गया पहले। सीपीडी में सी में क्या है, साइट्रेट। साइट्रेट हम क्यों यूज करते हैं ना, जो ब्लड जो स्टोर होके रहेगा ब्लड बैंक में, तो क्या होगा ना, उसको स्टोर करने के लिए हम क्या होता है, साइट्रेट देते हैं। तो साइट्रेट देने से क्या होता है, जो क्लॉट होने के चांस होता है ना, वो डिक्रीज होता है। क्लॉट करने का नहीं देता है। क्लॉट में एक पॉलीथीन में रहता है, देखे होंगे आपने, वो क्या होता है ना, क्लॉट होने के नहीं देगा। क्यों होता है, इसलिए साइट्रेट इसलिए मिला रहता है उसको। तो क्या, फिर उसके बाद फॉस्फेट, ई में क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्यों दिया जाता है ना, फॉस्फेट देने से क्या होता है ना, हमारा पीएच ऑफ द ब्लड जो क्या है मेंटेन होकर रहता है। और क्या, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फेट। फिर उसके बाद क्या है, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों होता है, डेक्सट्रोज हमारा न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेक्सट्रोज यूज करते हैं। ये हो गया उसका। और मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेशन क्या होता है ना, सीपीडी होता है। ये याद रखो, मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेशन एजेंट। मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेशन एजेंट क्या हो गया, सीपीडी हो गया। उसके बाद सीपीडी, सीपीडी में क्या हो गया, वही सेम चीजें, साइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, डेक्सट्रोज है, एडेनाइन होता है। एडेनाइन क्यों यूज करता है ना, एडेनाइन क्यों यूज करता है ना, एटीपी देने के लिए। एटीपी जनरेट होता है, वो इंप्रूव होता है एटीपी, उसके लिए क्या होता है, एनर्जी मिलता है, इसलिए एडेनाइन उसका ऐड होता है उस ब्लड में, ब्लड सेल में। तो सीपीडी मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है। मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा यूज होता है, सीपीडी है। सीपीडी कि कौन सा केस में यूज होता है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। फिर आएगा सागम। सागम में क्या होता है ना, सलाइन और एडेनाइन, जीरे ग्लूकोज, मैनिटोल। ये हो गया उसका फुल फॉर्म। और क्या, सीपीडी देने से कितना दिन स्टोर होता है ना, सीपीडी देने से 21 डेज स्टोरेज कर सकते हैं, 21 डेज। ये क्या, कितना सीपीडी देने से कितना दिन, 35 डेज हो गया। उसके बाद ये क्या, सागम देने से क्या हो गया, 42 डेज। ये डाटा थोड़ा याद रख देना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट डाटा है।
तो क्या क्या करेगा, सीपीडी में क्या क्या है, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एंड सीपीडीए में क्या है ना, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन एंड सैगो में क्या, सैलाइन एडेनिन ग्लूकोज एंड मैनिटोल। और सीपीडी देने से क्या होता है 21 डेज स्टोर हो जाता है, 35 डेज क्या होता है सीपीडीए में, एंड सैगो कौन सा कितना डेज स्टोर हो गया 42 डेज। और क्या होता है मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेशन एजेंट क्या है ना, सीपीडी। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा यूज होता है, सीपीडीए। ये हो गया प्रिजर्वेशन का मामला। तो फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद कितना टेम्परेचर में उसका स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए टेम्परेचर कितना है, स्टोर करने के लिए टेम्परेचर कितना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं उसको टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर में हमारा आरबीसी की स्टोर रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे उसको ब्लड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कितना टाइम में रिक्वायर चाहिए ना, उसका टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन, टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन 2 to 4 आवर। 2 to 4 आवर क्या होता है ना, उसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है। ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है उसका एवरेज क्या होता है 3 आवर्स। ये हो गया ट्रांसफ्यूजन टाइम। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा 1 यूनिट आरबीसी देने से कितना यूनिट हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो क्या हम पहले से तुमको बोला था कि ये जो हमारा 80 ग्राम पर डीएल जो हमारा क्या हो गया, जो हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया, तो हम क्या किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। तो हम क्या था ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1 यूनिट ऑफ आरबीसी देने से क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ आरबीसी क्या करता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। और हम कब लगाएंगे क्या आरबीसी को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा ना, जब हमारा हेमाटोक्रिट लेवल 30% से डिक्रीज होगा। हेमाटोक्रिट लेवल हमारा 30% से डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं व आरबीसी लगा सकते हैं। तो जब हम 1 यूनिट ऑफ आरबीसी लगा दिया तो कितना परसेंट हमारा इंक्रीज होगा, क्या जो हमारा हेमाटोक्रिट लेवल कितना इंक्रीज होगा। तो हेमाटोक्रिट लेवल कितना 2 to 3% इंक्रीज होगा, 2 to 3% हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज। ये हो गया आरबीसी का फुल डिटेल स्टडी हो गया। उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और आरबीसी का और गया फ्लो, ट्रांसफ्यूजन का टाइम, ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा, ट्रांसफ्यूजन का देखेंगे फ्लो। फ्लो ऑफ ट्रांसफ्यूजन, फ्लो ऑफ ट्रांसफ्यूजन में हम देखेंगे आरबीसी का पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट थोड़ा स्लो देंगे, पहला 15 मिनट क्या करेंगे स्लो देंगे, स्लो में 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आफ्टर 15 मिनट, ये हो गया फास्ट 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट हम क्या कर सकते हैं 25 to 40 ड्रॉप पर मिनट कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं 40 ड्रॉप पर मिनट, ड्रॉप मैक्सिमम हम क्या करते हैं 14 ड्रॉप पर मिनट, मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं 14 ड्रॉप पर मिनट कर सकते हैं। उस पहले क्या होगा फास्ट हम 15 मिनट में क्या थोड़ा स्लो देंगे, ये ना 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट देंगे। उसके बाद क्या होगा आफ्टर 15 मिनट 25 to 40 ड्रॉप पर मिनट देंगे, मैक्सिमम कितना देख सकते हैं 40 ड्रॉप पर मिनट देते हैं। और हम जल्दी थोड़ा क्या होता है ना 2 आवर्स हम क्या करें थोड़ा लेट हो गया तो हम जल्दी देने के लिए ट्राई करेंगे, तो क्या होगा 2 आवर्स से थोड़ा कम दे देंगे तो क्या होगा ना कार्डियक ओवरलोड होगा, सर्कुलेटर ओवरलोड होगा, ज्यादा स्पीड चलाएंगे और थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या होता है ना हम पहले बोला था 2 से 4 आवर देने में उसका टाइम रिक्वायर्ड, तो क्या होगा ना जब हम क्या करेंगे 2 आवर से कम हो गया तो क्या होगा तो हमारा सेफ्टी सेमिया होने के चांस है कि जल्दी जल्दी दे दिया तो 2 आवर से कम अगर आवर में दे देंगे तो कम समय में दे दिया तो कम टाइम में देने से क्या होगा उसका सर्कुलेटरी ओवरलोड होने का चांस हो जाएगा। और लेट में देगा 4 घंटा देने टाइम है उसका टाइम पीरियड है उससे ज्यादा हो गया क्या ना उसका 8 घंटा हो गया कि 5 घंटा 6 घंटा हो गया तो क्या होगा ना प्रॉब्लम हो सकता है, उसका क्या होगा ना सेफ्टी सेमिया होने का चांस हो सकता है। ये हो गया आरबीसी का टोटल टॉपिक। फिर उसके बाद क्या पढ़ेगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है
4000 से 11000 नॉर्मल लेवल होते हैं। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है ना, ये हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और इम्यूनो सिस्टम को हमारे इंप्रूव करता है, ये डब्ल्यूबीसी का फंक्शन। और उसका डब्ल्यूबीसी का 1 यूनिट ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना एमएल देता है, 400 ml पर यूनिट है। मतलब 1 यूनिट डब्ल्यूबीसी आप लाएंगे तो कितना एमएल होगा उसका, 400 ml। उसका ट्रांसफ्यूजन करने का कितना आवर में हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे, 1 आवर में उसका ट्रांसफ्यूजन टाइम। ट्रांसफ्यूजन टाइम 1 आवर। उसको प्रिजर्वेशन हम कितना ड्यूरेशन, कितना दिन तक हमारे उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं ना, 13 डेज तक, 13 डेज तक स्टोरेज करके रख सकते हैं हाईएस्ट। ये हो गया उसका डब्ल्यूबीसी का टोटल डाटा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट कितना टोटल है, 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख टोटल हमारा बॉडी नॉर्मल है। तो हमारा क्या हो गया ना, 4 लाख टोटल हो गया, 1.5 लाख से 4 लाख। फिर क्या हो गया ना, हमारा जब डेंगू होता है कि हमारा जब कैंसर पेशेंट हो गया जिसका बोन में डिप्रेशन हो गया, तो क्या हो गया ना, तो हमारा तो क्या उसको बोलते क्या, उसका नाम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। जब ना 1.5 लाख से कम हो जाएगा तो डेंगू पेशेंट में क्या होता है ना, हमारा प्लेटलेट डिक्रीज होगा। प्लेटलेट डिक्रीज होने से उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटो कौन सा पेशेंट में हो गया ना, डेंगू पेशेंट में मोस्टली होता है। तो क्या होगा, 1.5 लाख से हो गया, उसको क्या लगेगा, तो प्लेटलेट डिक्रीज होगा, इसलिए प्लेटलेट मोस्ट अमाउंट लगेगा। तो ये हो गया प्लेटलेट का टोटल वैल्यू और उसका नॉर्मल क्या बोलते हैं उसका नाम। फिर उसके बाद 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट में कितना रहता है। हाँ, प्लेटलेट में दोनों टाइप का ये होता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है और रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है, एसजीपी और आरडीपी। सिंगल डोनर प्लेटलेट एंड रैंडम डोनर प्लेटलेट। तो क्या आएगा, सिंगल डोनर प्लेटलेट में कितना होता है और रैंडम डोनर प्लेटलेट क्या पता चलेगा। तो सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या है ना, रैंडम डोनर प्लेटलेट क्या था, तो हमारा 4-5 जन आएंगे तो क्या होगा, उसको एकजुट करके हम क्या करेंगे, उससे होल ब्लड हम जब उसको कलेक्ट करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हम प्लेटलेट कलेक्ट करेंगे। तो उसका 1 यूनिट आरडीपी में कितना होता है, 1 यूनिट आरडीपी में कितना ml प्लेटलेट रहता है, 15 to 70 ml। ये हो गया नॉर्मल आरडीपी का नॉर्मल रेंज। ये क्या होता है, 1 यूनिट आरडीपी में कितना रहता है, 50 to 70 ml प्लेटलेट रहता है। फिर हो गया एसजीपी। एसजीपी क्या होता है ना, एक आदमी देगा ब्लड, उसका ब्लड लेंगे होल ब्लड से, एक आदमी सिंपली क्या होता है, स्पेसिफिक प्लेटलेट ही उसका कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एसजीपी। तो एसजीपी में कितना होता है ना, 170 ml से 180 ml इतना होता है ये एसजीपी। तो क्या होता है ना, हम जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं ना, 6 आरडीपी एडवाइस करते हैं। 1 एसजीपी इक्वल टू कितना होता है, 1 एसजीपी इक्वल टू 5 to 6 होता है, 5 to 6 आरडीपी। मतलब डॉक्टर तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो सकता है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर हम क्या करते हैं, मैक्सिममली 5 to 6 आरडीपी एडवाइस करते हैं। तो ये हो गया प्लेटलेट के काउंट। उसके बाद प्लेटलेट का स्टोरेज करते हैं कितना टेम्परेचर में, प्लेटलेट का स्टोरेज करेंगे रूम टेम्परेचर। स्टोरेज कितना करेंगे, रूम टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर मतलब 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया रूम टेम्परेचर ऑफ प्लेटलेट का प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या चाहिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए सोडियम साइट्रेट यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए प्लेटलेट। ये हो गया प्रिजर्वेशन का अमाउंट। और क्या हो गया, रूम टेम्परेचर में होता है इसका प्रिजर्वेशन। और प्लेटलेट में इतना कुछ नहीं है। और हम क्या होता है, सिंगल डोनर देने से कितना अमाउंट ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज होता है और रैंडम डोनर देने से कितना अमाउंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है हमारा प्लेटलेट अमाउंट। तो पहले देखेंगे एसजीपी में 1 एसजीपी देने 1 यूनिट एसजीपी से
इतना अमाउंट प्लेटलेट इंक्रीज होगा, इतना ना 1 SGP से इतना होगा ना हमारा 40,000 से 40,000 टू 50,000, ये हो गया उसका इंक्रीज होने के एसडीपी 1 एसडीपी यूनिट में इंक्रीज होगा प्लेटलेट। फिर उसके बाद 1 यूनिट आरडीपी से कितना 8,000 से मैक्सिममली 10,000 तो इंक्रीज होता है उसका 1 यूनिट आरडीपी से। तो ये हो गया उसका इंक्रीज होगा प्लेटलेट, ये हो गया प्लेटलेट। फिर उसके बाद क्या होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा कौन सा केस में यूज होता है, जिसका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, किसका ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, किसका क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं प्लाज्मा हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो प्लाज्मा 1 यूनिट प्लाज्मा में कितना होता है, 1 यूनिट प्लाज्मा में कितना मतलब क्या कितना अमाउंट रहता है, वो क्या है 250 से 300 ml, ये हो गया उसका नॉर्मल एक यूनिट में इतना ml प्लाज्मा रहता है। फिर उसका टेम्परेचर कितना स्टोरेज करने के लिए, ये टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हो गया प्लाज्मा का स्टोरेज करने का टेम्परेचर। वो उसका कितना दिन तक उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज कितना दिन कर सकते हैं, ड्यूरेशन हो गया 1 ईयर तक हमको उसको हम स्टोरेज करके रख सकते हैं। ये हो गया उसका प्लाज्मा का अमाउंट। वो प्लाज्मा में क्या हो सकता है, और प्लाज्मा का दोनों टाइप से, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, फ्रेश फ्रोजन एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रायो क्या होता है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है ना, उसका जो क्लॉटिंग पैटर्न किसका डिक्रीज होता है, कौन सा होता है ब्लीडिंग डिजॉर्डर, जिसका हो गया हेमोफिलिया पेशेंट, जिसका हेमोफिलिया बी के पेशेंट में क्या होता है ना, जो क्रिस्मस फैक्टर जो होता है आईएक्स में जो क्या होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है ना ब्लीडिंग होने का चांस होता है। प्रोटीन फैक्टर है, प्रोटीन फैक्टर डिक्रीज होने की क्या होता है ना, तो उसके वजह से क्या होता है ना फ्रेश प्लाज्मा उस पेशेंट में क्या करते हैं, जो ब्लीडिंग होता है उसे प्रोटीन देने के लिए, प्रोटीन देने के लिए क्या यूज करते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। यानी क्रायो प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, ओनली क्या होता है फिब्रिनोजन क्या होता है कलेक्ट करते हैं, कहां से ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी में क्या होता है कलेक्ट करते हैं फिब्रिनोजन प्रोटीन फैक्टर कलर, उसको सेग्रीगेट करके लाते हैं, वो होता है क्रायो प्रेसिपिटेट। ये हो गया क्रायो प्रेसिपिटेट, वो भी क्या होता है ना हेमोफिलिया पेशेंट में दे सकते हैं, ये होगा ब्लीडिंग डिजॉर्डर में यूज होता है। ये होगा प्लाज्मा का डाटा। फिर होगा क्या प्रोसीड्यूर ऑफ देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रोसीड्यूर ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसीड्यूर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले देखेंगे तो क्या होगा ना कलेक्शन ऑफ द ब्लड कहां से कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ द ब्लड कहां से कलेक्शन करेंगे। अब पहले देखेंगे ब्लड ऑफ टाइप ऑफ ब्लड डोनर, टाइप ऑफ ब्लड डोनर, टाइप ऑफ ब्लड डोनर, टाइप ऑफ ब्लड डोनर में आएगा पहले ऑटोलोगस। ऑटोलोगस मतलब क्या होगा ना, जो ऑटोलोगस पेशेंट है जो खुद का जो हम सर्जरी में जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले उसका ब्लड क्या करेंगे हम पहले स्टोरेज करके रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्या होगा ना कुछ का पेशेंट का जो खुद का ब्लड ही लेंगे, उसको सर्जरी के बाद जो रिक्वायरमेंट होगा उसको उस खुद का ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कौन सा बाईपास ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना यूज होता है ऑटोलोगस ब्लड डोनर पेशेंट यूज होता है। इसमें क्या होगा ना सेल्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, सेल्फ ब्लड, ये हो गया ऑटोलोगस केस। फिर उसके बाद डेजिनेटेड, डेजिनेटेड क्या होगा, डेजिनेटेड केस क्या हो गया ना, किसका फ्रेंड हो गया एंड अननोन पेशेंट हो गया और रिलेटिव हो गया, इसमें केस में क्या हो गया डेजिनेटेड ब्लड डोनर यूज होता है। डेजिनेटेड ब्लड डोनर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ होता है, यूज होता है मोस्ट कॉमन टाइप ब्लड डोनर। जो आप देखे होंगे कि मोस्ट कॉमनली हम हमारा कुछ इसका प्रॉब्लम हो गया कि हेल्थ सर्जरी होने वाले हैं तो हम क्या करते हैं ना ब्लड रिक्वेशन फॉर्म लेके हम जाते हैं ब्लड हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड बैंक से ब्लड दे के खुद हम रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ अननोन पर्सन भी हो सकता है कि रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, उसका ब्लड दे के हम हमारा ब्लड ग्रुप रिक्वायरमेंट जो है हम लेके आते हैं। ये हो गया डेजिनेटेड। फिर हो गया उसके बाद क्या है साल्वेज, ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज में क्या होता है, ब्लड साल्वेज में फुल ब्लड क्या होता है
फुल ब्लड हमारा क्या होता है बॉडी से बाहर जाता है, वो क्या होता है ना प्यूरिफिकेशन होके आता है, फिर उसके बाद हमारा ब्लड से ट्रांसफ्यूजन होता है। क्या वो ये कौन सा केस में होता है? हेमोडायलिसिस केस में होता है। हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस आपको पता है हेमोडायलिसिस में रेनल फेल्योर या हाइपरकैलेमिया हो गया कि हाइपरकैलेमिया और हेमोडायलिसिस का रेनल फेल्योर में जो है क्रोनिक रेनल फेल्योर हो गया, क्या किडनी काम नहीं कर रहा है, वो प्यूरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से क्या करते हैं ना ब्लड हमारा प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या होता है हेमोडायलिसिस मशीन यूज करते हैं, डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन का फुल ब्लड हमारा क्या रहता है एक बॉडी से बाहर जाते हैं, बॉडी से मशीन में जाते हैं, वो प्यूरिफाई होकर फिर से हमारा बॉडी में आता है, तो ट्रांसफ्यूजन होता है। वो क्या हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये हो गया एक मेथड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड डोनर का मेथड हो गया। ये हो गया कौन सा हो गया ना ऑटोलोगस, डेजिनेटेड एंड ब्लड साल्वेज। ऑटोलोगस में क्या होगा ना सेल्फ का खुद का ब्लड हमारा खुद का ब्लड बॉडी में आएगा, फिर डेजिनेटेड क्या होगा ना हमारा ब्लड ग्रुपिंग के वजह से जो ब्लड ग्रुपिंग है हमारा उसके वजह से हमारा फ्रेंड रिलेटिव कि अननोन पर्सन जो भी हो दे सकता है, ये हो गया डेजिनेटेड। ब्लड साल्वेज क्या होगा फुल बॉडी बाहर जाएगा, वो प्यूरिफाई होकर फिर से हमारा बॉडी में आएगा, ये होगा टाइप ऑफ ब्लड डोनर। और क्या होगा क्राइटेरिया देखेंगे, क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, क्राइटेरिया ऑफ द ब्लड डोनर, क्राइटेरिया ऑफ ब्लड डोनर। क्राइटेरिया ब्लड डोनर में क्या देखा पहले ब्लड डोनर का क्या होता है एज 18 ईयर से क्या होता है 65 ईयर होना चाहिए। एज क्या होगा 18 ईयर से 65 ईयर्स होना चाहिए एज। फिर उसके बाद क्या हो गया उसका वेट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए ना 45 से 55 केजी, मैक्सिममली मिनिममली 45 से 55 केजी होने से हो जाएगा। ये हो गया क्राइटेरिया ब्लड डोनर। उसके बाद क्या होगा ना जो हमारा जो 3 हो गया कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और क्या है मलेरिया एंड सिफिलिस, ये 5 डिजीज है उससे क्लियर होना चाहिए। वो पहले ब्लड डोनर क्या होता है ब्लड डोनर देने के पहले हम पहले 5 टेस्ट करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज जो क्या हो गया HIV एंड हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस एंड मलेरिया। मलेरिया 5 टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने का वो कैपेबल हो सकता है ब्लड डोनेट करने का। और क्या होता है जो मलेरिया पेशेंट होता है, जो मलेरिया जिसको हुआ है जो जिस पेशेंट को वो 5 ईयर तक वो नहीं दे सकता है मलेरिया का। 5 ईयर के बाद 5 साल के बाद वो क्या करेगा ब्लड डोनेट कर सकता है। ये थोड़ा नोट कर लो मलेरिया केस में आफ्टर 5 years able to transfusion blood donate। जिसको मलेरिया हो गया फर्स्ट तो 5 साल तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद क्या हो गया ना जो 5 इन्फेक्शन डिजीज बोला क्या हो गया ना 5 इन्फेक्शन डिजीज, 5 इन्फेक्शियस डिजीज क्या क्या हो गया ना HIV, सिफिलिस और क्या क्या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया भी हो सकता है। और कुछ भी इन्फेक्शन डिजीज हो पहले देखेंगे उसको हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जो हम क्लियर होगा और जो कैपेबल होगा ब्लड डोनेट करने के लिए। ये हो गया क्राइटेरिया ऑफ द ब्लड डोनर। फिर हो गया कलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद हो गया क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। ये हम पढ़ रहे क्या प्रोसीड्यूर ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रोसीड्यूर में पहले हम क्या पढ़े ना ब्लड डोनेट कलेक्शन कैसे करें, कलेक्शन कैसे करेंगे ना टाइप ऑफ ब्लड डोनर देखे, टाइप ऑफ ब्लड डोनर से देखने से बाद उसके क्या देखे हम टाइप ऑफ ब्लड डोनर के बाद क्या देखे ना क्राइटेरिया क्या होगा ब्लड डोनर का। फिर उसके बाद क्या क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग में क्या हो गया क्रॉस मैचिंग में क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम इमीडिएट फाइल में रखेंगे, उसको लैबोरेटरी भेजेंगे, लैबोरेटरी भेजने के बाद उस टेस्ट होके आएगा, लैबोरेटरी टेस्ट होकर उसका जो ब्लड ग्रुप निकलेगा वो हम क्या करेंगे ब्लड बैंक से उसी ब्लड ग्रुप को मंगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में हम भेजेंगे, तो ब्लड का उसके अटेंडेंट को देके भेजेंगे कि हॉस्पिटल भेजेंगे, हॉस्पिटल भेजने के वो ब्लड लेके आएगा, उसको हम क्या करेंगे बार बार देखेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे जो वो ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं है तो थोड़ा चेक करेंगे कौन सा वो क्रॉस मैचिंग में करेंगे। क्या है जो पेशेंट का ब्लड ग्रुपिंग जो है जो ब्लड बैंक से आया है वो सेम है कि नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब चेक करेंगे। क्या क्रॉस मैचिंग में चेक करेंगे।
कौन कौन चेकिंग करेगा, 2 रजिस्टर नर्स करेगा, 3 बार चेकिंग करेगा, 2 रजिस्टर नर्स 3 बार चेकिंग करेगा। ये थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रॉस मैचिंग में करना है। फिर उसके बाद क्या है क्रॉस मैचिंग में, और क्या इंपॉर्टेंट आता है, यूनिवर्सल डोनर पता है आपको, यूनिवर्सल डोनर कौन है ना, यूनिवर्सल डोनर की कौन है हमारा ना, ओ नेगेटिव, और क्या है यूनिवर्सल रिसिपेंट, एपी पॉजिटिव। ये थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो क्या हो गया ना सीएचओ एग्जाम की ओएसएससी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप ये 1 मार्क के लिए आ जाते हैं, बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा याद रखना। ये हो गया टॉपिक है क्रॉस मैचिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे अभी क्या हो गया ना, आर्टिकल कौन सा यूज होता है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल यूज होता है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है ना, आर्टिकल में हो गया जो हमारा बीटी सेट, फिर क्या हो गया ना हमारा ग्लव्स हो गया, और क्या हो गया बीटी सेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा कैनुला यूज होता है, कैनुला क्या हो गया, कौन सा कैनुला यूज होता है, 18 गज का, ये मोस्ट कॉमन यूज होता है, ये थोड़ा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम में। ये हो गया कैनुला का साइज क्या है 18 गज, आप लगाओगे ज़्यादा अलग लगाओगे से तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया 18 गज में, और हमारा थ्योरी क्या होता है 18 गज में हम लगाते हैं। फिर ये हो गया कैनुला का साइज। फिर उसके बाद क्या होगा आर्टिकल कौन सा बीटी सेट में यूज होगा, और बीटी सेट में एक फिल्टर लगता है, वो उसको मॉर्फी चैम्बर बोलते हैं, मॉर्फी चैम्बर हो गया, बीटी सेट का एक चैम्बर होता है, फिल्टर होने के लिए एक चीज होता है, उसको बोलते हैं मॉर्फी चैम्बर। और क्या ग्लव्स हो गया, कैनुला 18 गज का हो गया। और क्या हो गया बीटी सेट में कौन सा चीज चाहिए, वो तो ब्लड प्रोडक्ट चाहिए, ये हो गया। और ये हो गया मोटे मोटे का चीज हो गया, ये आर्टिकल यूज होता है बेसिकली। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कौन सा स्टेप्स में ऐसे ही बोल दे रहा हूँ क्या क्या होता है ना। स्टेप्स में क्या लिखेंगे, स्टेप्स में हम क्या पहले हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर क्या डिमांड करेगा, जो आपको इस आदमी को चाहिए, इस पेशेंट को, इस मरीज को चाहिए कुछ हेमोग्लोबिन उसका डिक्रीज हो गया चेक करेगा, उसके बाद उसको चाहिए सर्जरी हो गया, उसको ब्लड 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो पहले क्या करेगा डॉक्टर डिमांड करेगा, वो बोलेंगे वो लिख देंगे। तो लिखने के बाद क्या करेंगे हम क्या करेंगे उसको इक्वेशन दे के पहले हम उसको ब्लड कलेक्ट करके रखा होंगे, उसके वो डिमांड करने के बाद में क्या करें 30 मिनट के बाद हम क्या करेंगे उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए फिर कॉलेक्ट करेंगे उनको से, उसका जो अटेंडेंट होगा, जो पेशेंट का आदमी होगा, जो उसको अटेंडेंट आया होगा, तो उनके पास क्या करेंगे कॉलेक्ट करेंगे ब्लड। कॉलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे ना 30 मिनट के बाद 15 के 30 मिनट के बाद डिमांड करने के बाद और डॉक्टर डिमांड के बाद हम क्या करेंगे ना हमको एडमिनिस्टर करेंगे क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफ्यूजन करने के पहले हम क्या करेंगे वाइटल साइन देखेंगे, मरीज का वाइटल साइन चेक करेंगे, वो कंटिन्यूअसली क्या होगा पहले 15 मिनट के अंदर हम चेक करेंगे वाइटल साइन, उसके बाद क्या करेंगे 1 घंटे के बाद हम वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन चेक करने के बाद क्या होगा ना हम क्या करेंगे पहले हमारा 2 रजिस्टर चेक करेंगे क्या क्या ना जो ब्लड ग्रुपिंग है उसको मैचिंग करके देखेंगे, 3 बार देखेंगे। ये हो गया उसका बेसिक डाटा देखने के बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू चलेगा। ये हो गया स्टेप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीटी का कॉम्प्लिकेशन पहले क्या होगा इचिंग हो सकता है। इचिंग में क्या होता है ना जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले लगा हो तो इचिंग होने के चांस हो सकते हैं, तो किसी का ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है इचिंग के वजह से। तो उसी केस में क्या करेंगे हम क्या करेंगे पहले हम क्या स्टॉप दी ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्लॉस करेंगे 10 ml सीरीज में फ्लॉस करेंगे थोड़ा 10 ml नॉर्मल सलाइन वो बेड साइड के पेशेंट में होना चाहिए। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फ्यूजन करने के बाद हम क्या करेंगे डॉक्टर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होगा उसके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करने के बाद वो जो एडवाइस करेगा उसके बाद हम मेडिसिन दे सकते हैं। कौन सा मेडिसिन यूज होता है जो एविल हो गया कि एविल नहीं है तो एलर्जी केस में यूज होता है जो एविल, और क्या डेक्सोनाम ऑल्सो यूज कर सकते हैं
क्या होता है, जो इचिंग होगा कि ब्लड, और क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं एसिटामिनोफेन यूज भी कर सकते हैं, पेन वेन भी हो सकता है, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये मेडिसिन यूज हो गया। ये हो गया पहले वाला कॉम्प्लिकेशन। फिर उसके बाद क्या है मोस्ट कॉमनली यूज होता है जो कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस में, आप तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाए तो आपको हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा ना, क्या होता है ना हमारा जो ब्लड जो ब्लड प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा साइटेड है। साइटेड क्यों है ना, साइटेड क्यों देते जाता है, जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जो क्लॉट होने नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं साइटेड देते हैं। वो साइटेड क्या करेगा, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो वो क्या करेगा साइटेड जाके हमारे किडनी में क्या होता है ना जो कैल्शियम ये है उसके साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड होके क्या होता है हमारा यूरिन में एक्सक्रीट हो सकता है, इसीलिए क्या होगा हमारा हाइपोकैल्सीमिया होने का चांस हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है पता चल गया क्यों होता है ना, जो हमारा हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए उसमें तो ब्लड प्रोडक्ट में साइटेड है, साइटेड क्या होता है ना हमारे किडनी में जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंड किया, बाइंड करके हमारा बॉडी से एक्सक्रीट हो गया यूरिन की वजह से, इसलिए होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो क्या होगा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद टिटेनी हो सकता है और चॉपिस्टिक साइन भी हो सकता है। चॉपिस्टिक जो मसल्स चीक एरिया में क्या होता है ना मसल स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्या होता है ना हमारा हाथ पैर थोड़ा मुड़ जाता है, घूम जाता है, तो पता है जो उसको बोलते हैं ट्राउजी साइन। क्या होता है ना जो कार्पस पेडल स्पाज्म भी हो सकता है, जो हमारा हाथ के एरिया ये हाथ एरिया उधर मुड़ जाता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं कार्पस पेडल स्पाज्म। ये हो गया हाइपोकैल्सीमिया का साइन सिम्टम। उसमें क्या करते हैं डॉक्टर उसके बाद क्या करेंगे, जो हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो क्या करेंगे हम उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद उनके डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर एडमिशन जो मेडिकेशन देंगे तो उसके बाद हम डॉक्टर बेसिकली हम क्या क्या मेडिसिन देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं ना जो पेशेंट को जो 1 यूनिट की 2 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग गया तो उसके बाद हमको मोस्टली हम क्या देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट देना जरूरी है। ये हो गया हाइपोकैल्सीमिया का कॉम्प्लिकेशन। और उसके बाद क्या होता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया कॉम्प्लिकेशन, हाइपरकैलेमिया क्यों हुआ ना, हाइपरकैलेमिया क्या होगा ना मैं बोला था पहले से आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना है 120 डेज। तो क्या होगा ना जो ओल्ड ब्लड स्टोर तो आपके ब्लड बैंक का ब्लड स्टोरेज एक है तो आप गए ब्लड डोनेट कर दिया, उसके बाद हम उनमें से ब्लड लेके आया तो पता नहीं आपको ब्लड कितना दिन से स्टोर है, तो हम क्या गए बेसिकली वो तो 21 35 42 डेज में वो स्टोरेज करता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया वो एक्सपायरी डेट आप देखा नहीं वो दे दिया तो क्या हो गया ओल्ड ब्लड हो गया। ओल्ड ब्लड होने से उसका एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी होने से क्या होगा ना जो उसका ब्लड जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज है, 120 डेज से वो ज़्यादा हो गया तो वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो वो उस ब्लड को जो हम ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो क्या होगा ना जो हमारा ब्लड में जाएगा तो क्या होगा ना ब्लड सेल में जो आरबीसी का ब्लड सेल में क्या होता है ना मोस्ट कॉमनली कौन सा आयन होता है पोटेशियम आयन होता है। कौन सा जो इनर सेल में क्या होता है मोस्ट कॉमनली कौन सा रहता है ना पोटेशियम रहता है। जो सेल हो गया सेल डिस्ट्रक्शन होने से क्या होता है उसमें से जो पोटेशियम होता है वो हमारा ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड में हमारा क्या हो गया पोटेशियम का लेवल क्या होगा इंक्रीज हो गया। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल क्या है 3.5 से 5.1, तो ये उसमें से क्या होगा 5.1 से ज्यादा हो जाएगी। तो कैसे इंक्रीज हुआ आपको पता चल गया ना कौन सा कैसे इंक्रीज हुआ। जो हमारा ओल्ड ब्लड जो तो पहले हमको नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हमको चेक करना है जे वो क्या है जो ओल्ड ब्लड है कि एक्सपायरी डेट कौन सा है कि न्यू ब्लड है वो सब चेक करना है, नहीं तो आपको क्या कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है हाइपरकैलेमिया होने का चांस है। हाइपरकैलेमिया क्यों होता है ना क्यों ना जो ओल्ड ब्लड होता है जो हम उस टाइम ओल्ड ब्लड होने के बाद वो ब्लड में जाएगा जब उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन होने से वो क्या होगा ना हमारा ब्लड में उसका पोटेशियम आयन आएगा, पोटेशियम आयन से बोले पोटेशियम हमारा बॉडी में इंक्रीज होगा। पोटेशियम इंक्रीज होने हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया कौन सा साइन में देखेगा आरिथमिया का। हाइपरकैलेमिया होने का हमारा क्या होता है ना जो हार्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है वो आरिथमिया होने का चांस है। तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो गया वो उसके वजह से क्या होता है ना एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है और एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकता है। ये हो गया हाइपरकैलेमिया का साइन। ये देख के आपको पता चल सकता है जो हाइपरकैलेमिया हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे जब सडनली आप जाके डॉक्टर से बात करेंगे स्टॉप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे, उसको एक्सपायरी डेट थोड़ा चेक करेंगे क्या हो गया थोड़ा लेट हो गया कि मैं गलती से चला गया थोड़ा चेक करना है। उसके बाद डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर से बात करके कौन उसका मेडिकेशन हाइपरकैलेमिया के लिए उसको देन मेडिकेशन देता है। हाइपरकैलेमिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है केजिलेट होता है। हाइपरकैलेमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया
इजिलेट होता है उसका ड्रॉगोप्चस हाइपरकैलेमिया हो गया। तो और क्या दे सकते हैं ना, इंसुलिन दे सकते हैं। और क्या हाइपरकैलेमिया के लिए यूज होता है, इंसुलिन प्लस डेक्स्ट्रो 10%, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया मेथड ऑफ हाइपरकैलेमिया को सबसाइड करने के लिए उसका मेथड। ये हम डॉक्टर से बात करके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, प्रेस्क्राइब करने के बाद हम एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट को स्टेबल करेंगे। ये हो गया हाइपरकैलेमिया। और क्या हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड। और क्या कॉम्प्लिकेशन, फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड कैसे होगा, फ्लूइड ओवरलोड जो हम क्या, मैं पहले से बोला था, जो हमारा ब्लड प्रोडक्ट देने के लिए टाइम कितना, ड्यूरेशन कितना है, बेसिकली 2 to 4 आवर, 2 to 4 आवर, बेसिकली क्या है 2 to 4 आवर। तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड क्या होगा ना, 2 to 4 आवर है। तो क्या होगा ना, हम क्या होगा जल्दी जल्दी में क्या होगा ना, हम जाना है, घर जाना है, तो पेशेंट को जल्दी जल्दी देना है, तो ये सोच के हम क्या करते हैं ना, दे देते जल्दी जल्दी। तो क्या है 2 to 4 आवर की मैक्सिमम 3 एवरेज क्या होता है, 3 आवर होता है। हम क्या करें 2 आवर से नीचे से दे दिया, तो क्या होगा ना, हमारा ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन जल्दी जल्दी देने से हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो ओवरलोड, हार्ट पंपिंग नहीं कर पाएगा इतना स्पीडली, तो क्या होता है ओवरलोड होने का चांस होता है। इसीलिए वो भी बहुत कंडीशन खराब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इतना जल्दी फास्ट देने की जरूरत नहीं, थोड़ा लेट भी दे सकते हैं। जो बोला था पहले, क्या करेंगे फास्ट 15 मिनट क्या करेंगे, 20 to 14 ड्रॉप पर मिनट देना है। उसके बाद 15 to 20 मिनट देना है। उसके बाद क्या है, आफ्टर 15 थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, पहले थोड़ा स्लो देना है, उसके बाद हम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ड्रॉप। ये हो गया मेथड ऑफ द फ्लूइड। जल्दी जल्दी देने से क्या होगा, उसका फ्लूइड ओवरलोड होने का चांस होता है। फ्लूइड ओवरलोड से बहुत ही प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, हम स्लो स्लो देंगे, और फिर भी हो गया तो हम क्या कैसे सबसाइड करेंगे, और हम डॉक्टर से बात करेंगे, ट्रांसफ्यूजन बंद करके क्या करेंगे, पूरा स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बात करके, और फ्लूइड ओवरलोड होने के क्या होता है ना, तो डायरेक्टिक फाइरोटिक हम यूज कर सकते हैं कि उसके लिए फ्लूइड ओवरलोड को सबसाइड करने के लिए। ये हो गया फ्लूइड ओवरलोड का मैनेजमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है ना, और एक कॉम्प्लिकेशन नहीं बोल सकते, ब्लड टेस्ट का वेट गेन हो सकता है। वेट गेन होता है क्या, 7 दिन के अंदर क्या होता है, वेट गेन, थोड़ा ब्लड फ्लूड गया, प्रोडक्ट जाने के बाद क्या होता है ना, हमारा बॉडी में वेट गेन हो सकता है। ये हो गया कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करें क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है, और क्या डेफिनेशन, कौन सा इंडिकेशन उसका जाने। उसके बाद हम क्या बताएं, कंपोनेंट कौन सा है, आरबीसी कितना है, कौन सा टेम्परेचर में स्टोरेज होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, जो फ्लो ऑफ ट्रांसफ्यूजन क्या है, उसका प्लेटलेट में जाता है, डब्ल्यूबीसी में कितना स्टोरेज, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट कितना स्टोरेज टेम्परेचर में रहते हैं, प्लाज्मा में जाने, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेटेड, सब डिफरेंस जानेंगे। उसके बाद स्टेप जाने, टाइप्स ऑफ डोनर जाने, क्राइटेरिया क्या होगा डोनर का, और स्टेप ट्रांसफ्यूजन में क्या पता चल गया। और आपको पता चला कौन सा आर्टिकल यूज होता है बीटी सेट में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। उसके बाद हमको पता चला क्या कौन सा कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन है, जो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रखना चाहिए। और ब्लड टेस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कैनुला का साइज बोला था 18 गज का होता है, वो आप तो यूज करते होगे 20 गज, आप बोलेंगे मैं 20 गज का यूज करता हूँ, तो मैं भी लगा दूंगा, एग्जाम में आएगा 20 गज, तो थ्योरी बोलता है क्या 18 गज, तो आप जो प्रैक्टिकल यूज करते हो वो आंसर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ 18 गज याद रखना, ये थोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो आज के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना ही। तो फिर मिलेंगे आपको एक शानदार वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, जो फंडामेंटल का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए आज कुछ सीखने मिला, तो आज का टॉपिक है, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट लगाता हूँ कि समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम नया वीडियो लाएंगे आपके लिए, एक नया टॉपिक के साथ आएंगे फंडामेंटल नर्सिंग के। तो तब तक के लिए हम रहते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमको हमारा चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आज का टॉपिक में क्या सीखने मिला, और कुछ टॉपिक आपको फंडामेंटल का समझने के लिए चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको समझा देंगे। तब तक के लिए रहते हैं, थैंक यू सो मच।